हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर अक्षय। और बेटा, आज है हमारा 15वां दिन। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का गणित। बेटा, प्रश्नावली 3.2 हमने समाप्त कर ली थी। आज है हमारी प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर 3.1 कब कराओगे? बेटा 3.3 के बाद होगी। मोस्टली स्कूल्स में, अधिकतर विद्यालयों में प्रश्नावली 3.1 कटवा देते हैं, कभी नहीं आती, इसलिए उसे आखिरी में कराएंगे। है कुछ नहीं बेटा, एक लाइन का आंसर है सिर्फ। यहाँ देखो, किसी चतुर्थांश में किस अक्ष पर बिंदु दिए गए स्थित हैं, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। इन्होंने पहले कहा बेटा किस चतुर्थांश में ये आते हैं। पहले हम बताना चतुर्थांश का नाम कौन सा होगा बिंदु के अनुसार। बिंदु लिख लेते हैं बेटा। पहले का -2,4, दूसरा बिंदु है बेटा 3,-1, तीसरा बिंदु है बेटा -1,0, 1,2 और -3, -5। याद कीजिए बेटा, जब आपने चतुर्थांश बनाए थे, जब आपने कार्तीय तल को पढ़ा था, तो आपने क्या देखा था? चिन्हों के अनुसार कौन से चतुर्थांश में कोई बिंदु स्थित होता है। कैसे देखेंगे? ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। सबसे पहले हम सिर्फ, ये हमारा बिंदु O हो गया, जिसे हम 0 भी बोल सकते हैं। ध्यान देंगे बेटा, हमने कैसे पढ़ा था आपको याद होगा। इसे हम प्रथम बोलते हैं, पहला चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। सारे लिखवाए थे बेटा आपको हमने, और बताया भी था चिन्ह कौन कौन से होते हैं। इसमें दोनों कौन से होते हैं? प्लस के, x भी प्लस का और y भी प्लस का। दूसरे चतुर्थांश में x होता है माइनस का, y होता है बेटा प्लस का। बताया था बेटा, ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस, सीधे हाथ वाला प्लस और उल्टे हाथ वाला माइनस, दायां पक्ष बायां पक्ष, दायां प्लस और बायां माइनस। दूसरा चतुर्थांश क्या था बेटा? पहला चिन्ह माइनस का और दूसरा चिन्ह प्लस का। थोड़ा स्पीड बेटा इसलिए रखी इसमें क्योंकि ये प्रश्न बताया हुआ है, पहले हमने किया था ऐसा भी। देखो, तीसरे चतुर्थांश में x भी माइनस और y भी माइनस, x भी माइनस और y भी माइनस। चौथे चतुर्थांश में x कौन सा होगा बेटा? प्लस का, और y कौन सा होगा? माइनस का। अब ध्यान दीजिए, चिन्ह है हमारा पहला माइनस, जहां पर चिन्ह कुछ नहीं होता वहां प्लस मानते हैं। चिन्ह हमेशा संख्या से पहले होता है बेटा। तो y4 किसका है? प्लस का। जो 4 है वो किसका है? प्लस का। और 2 किसका है? माइनस का। पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, कौन सा चतुर्थांश आएगा? इसे हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा बेटा, कितना आसान। देखो, अब पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, कौन सा बेटा? चतुर्थांश, या चतुर्थ की जगह चौथा भी लिख सकते हो आप चाहो तो लिख सकते हो चौथा चतुर्थांश। इसी प्रकार से ये देखेंगे बेटा, तीसरा प्रश्न बाद में देखेंगे। पहले ये देखो, दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, पहला भी प्लस दूसरा भी प्लस, तो कौन सा होगा बेटा? प्रथम। कौन सा होगा? प्रथम चतुर्थांश। दोनों माइनस के, पहला भी माइनस दूसरा भी माइनस, कौन सा होगा बेटा? तृतीय चतुर्थांश।
मुझे पूरी उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आएगा। कितने आसान प्रश्न हैं, कुछ भी नहीं है इन प्रश्नों में, बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है ये। अब आया तीसरे की बारी। सर तीसरा कैसे करेंगे बेटा, समझेंगे यहाँ पर। सर पहला तो माइनस का है, जीरो को क्या लें, जीरो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, जो शून्य है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो हम इसका चिन्ह तो नहीं देख सकते, पर हमें इतना पता है कि सर y बराबर जीरो है। y का मान क्या है, जीरो। बताइए बेटा y बराबर जीरो कौन से अक्ष पर होता है। लिखवाया था आपको नोट में अलग से कि x अक्ष को बोलते हैं y बराबर जीरो, याद है ना। बताया था आपको x अक्ष को बोलते हैं y बराबर जीरो और y अक्ष को बोलते हैं x बराबर जीरो। जिसने नहीं लिखा दोबारा फिर लिख सकते हैं, मैं नोट में लिखवा दूँ अलग से। x अक्ष का समीकरण अलग से लिख लेंगे बेटा, होता है y बराबर जीरो। यानी अगर y का मान कभी जीरो हो तो वो हमेशा x अक्ष पे होगा बिंदु, और x अक्ष का समीकरण भी कहलाता है वो। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। इसी में एक बात और ध्यान रखेंगे कि x अक्ष पर जितने भी बिंदु होंगे, बिंदु कौन सी फॉर्म में होंगे, यहाँ पे कौन से रूप में होंगे बिंदु बेटा, पहला x को होगा और दूसरा जीरो होगा। x कोमा जीरो के रूप में हमेशा यहाँ बिंदु होंगे। लेकिन यहीं अगर बोलते हैं हम दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट बोलते हैं अगर हम y अक्ष की बात करें, y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण क्या होगा बेटा, बताया था सर x बराबर जीरो। और बिंदु कौन से रूप में होता है y अक्ष पर, बताएंगे सर पहला x तो हुआ जीरो और दूसरा कुछ भी आ सकता है, जैसे 1 2 3। तो यानी जब भी बिंदु आएगा 1 कोमा जीरो, 2 कोमा जीरो, -3 कोमा जीरो, यानी पहला मान दिया हो और दूसरा जीरो हो, तो हमेशा वो x अक्ष पर होगा। और जब भी कभी ऐसा होगा जब पहला जीरो हो और दूसरा 1 2 या -3 -4 कुछ भी हो सकता है बेटा, तो हमेशा वो y अक्ष पर होगा। तो बताइए कौन से ये किस अक्ष पर होगा बिंदु, ये बिंदु होगा, दूसरा जीरो है, y जीरो है, y जीरो का मतलब x अक्ष, x अक्ष पर। ये बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, ये बिंदु चौथे में आएगा, ये x अक्ष पर प्रथम और तृतीय। समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, नोट करेंगे इसको, स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे। अब प्रश्न में कहा गया है कि बिंदु को स्थापित भी कीजिए, इन बिंदुओं को स्थापित भी कीजिए। कैसे स्थापित करेंगे समझेंगे बेटा। देखो हम कैसे अपने मान को रखेंगे, सभी के x देखो, अधिकतम मान कौन सा है 3 और न्यूनतम भी -3, तो 3 तक जाना है, यहाँ -3 तक, -1 सॉरी गलत हो गया, 1 2 3 और यहाँ से -1 -2 और -3। इसी प्रकार से y देखो बेटा, अधिकतम है 4 और न्यूनतम है -5, तो अधिकतम पे 4 जाना है, 1 2 3 4 और न्यूनतम पे -5 तक। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी देख लिया करो और वहीं तक ड्रॉ करा करो हमेशा, इससे ऊपर मत लिखा करो बेटा। -1 -2, तो समय बचेगा आपका, बहुत सारा समय जो हम व्यर्थ करते हो बचा लेंगे। आप लोग ध्यान से, -2,4 हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, कहाँ से शुरू करते हैं, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु पर आएंगे, x बराबर -2 लिख देता हूँ मैं, -2,4 यहाँ देंगे, x पहले -2, यहाँ से -2, 1 2 पहले x पर आ गए और फिर y पर 4, 1 2 3 4, कुछ यहाँ बिंदु आएगा बेटा, -2,4। जिस बच्चे को ये समझ में आया बहुत ही अच्छी बात है, जिसको ये समझ में नहीं आया एक बार और देखेंगे। ऐसे प्रश्न हम बहुत सारे कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ। क्योंकि बेटा ये जो बिंदु आप रखोगे ना, ये आप रखोगे ग्राफ पेपर पर, और ग्राफ पेपर किस टाइप का होता है, ध्यान देना, जब भी ग्राफ, पहले ग्राफ पेपर समझ लेते हैं।
इस टाइप से लाइनें बनी होती हैं बहुत सारी, आपने देखा होगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बहुत सारी लाइनें, डार्क लाइन बनी होती है नीले रंग से, कुछ में हरे रंग से भी होती है। यहाँ देखो बेटा, इस डार्क लाइन से इस घाड़ी रेखा से इस घाड़ी रेखा तक हम बोलते हैं एक इकाई। क्या बोलते हैं? एक, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बड़े शब्दों में, एक इकाई। क्या बोलते हैं इसको? एक इकाई। यहाँ से यहाँ तक का गैप। इसके बाद समझेंगे बेटा, इसके मध्य में एक हल्की लाइन होती है, ये बिल्कुल इसका आधा होता है, और इनके बीच में चार होती हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी प्रकार से ऊपर भी चार होंगे बेटा, 1 2 3 4 मध्य लाइन, फिर उसके बाद 1 2 3 4, और ये पूरा एक वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? पूरा एक वर्ग। अगर आप काउंट करोगे बेटा, एक पूरा हिस्सा, एक पूरा इकाई, एक पूरी इकाई 10 समान भागों बढ़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको मैं एक बारी और बड़ा बना के दिखा दूं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर प्रश्न आ गया पॉइंट्स में तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मल जैसे समान संख्याओं में आया, पूर्ण संख्याओं में आएगा, प्राकृतिक संख्या में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दशमलव में आ गया तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इस पॉइंट को ध्यान से पहले समझ लेंगे। मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। इनमें से बस मैं एक इकाई ले रहा हूँ। ये पूरी कितनी होगी बेटा? एक इकाई। जो मैंने अभी बॉक्स बनाया था छोटा सा, उसको मैंने बड़ा कर दिया, एक इकाई। ध्यान देंगे बेटा, इसके मध्य में बिल्कुल हमारे पास समद्विभाजित करती हुई रेखाएं होंगी। ये हमारी घाड़ी होगी और ये थोड़ी हल्की होगी, और इनमें चार लाइनें होंगी, 1 2 3 4। यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझेंगे बेटा? आपने पढ़ा होगा सेंटीमीटर मिलीमीटर, वो यहाँ काम आएगा। आपने पढ़ा होगा सेंटीमीटर मिलीमीटर। इसको थोड़ा बीच में से थोड़ा डार्क कर दे, बड़ा कर दे, ताकि दिखे कि यहाँ तक ये बिल्कुल आधी होगी यहाँ से। समझेंगे बेटा? हम लिखते हैं ना यहाँ पे 0 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, ऐसे 2, जैसे 0 1, तो इतना हिस्सा बस, ये जो इतना सा बॉक्स है इसको मैंने बड़ा कर दिखाया यहाँ पे। ऐसे ही बहुत सारे होंगे, ऐसे ही बहुत सारे वर्ग बने होंगे आपके ग्राफ पेपर पर। इसको समझेंगे बेटा? यहाँ से यहाँ तक, 0 से 1 तक हम बोलते हैं एक इकाई, और हर इकाई 10 समान भागों में विभाजित होती है। जो ये बेटा एक इकाई होती है, जो एक इकाई होती है, इसकी दूरी कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर। आप चाहो तो अपने स्केल से मेज़र कर सकते हो, माप सकते हो 1 सेंटीमीटर। और हर इकाई 10 भागों में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे भी 10, क्षैतिज भी 10, ऊर्ध्वाधर भी 10, 10 समान भागों में विभाजित होती है। और इसमें से जो एक भाग है ये, इसको बोलते हैं बेटा मिलीमीटर। क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर जो है उसके अंदर कितने होंगे? 10 मिलीमीटर होंगे। इसका हर एक भाग मिलीमीटर में होगा। किस में होगा? हर एक भाग मिलीमीटर में। अब समझेंगे, जैसे अब ये समझ में सभी को आ गया होगा। अब इतना मैंने क्यों समझाया बेटा? जब हम पॉइंट्स में देखेंगे ना तो हमें मिलीमीटर में लगाना पड़ेगा निशान। अभी दिखाता हूँ मैं कैसे। यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको हम अभी रफ नहीं करेंगे, पहले सारे पॉइंट पुट करेंगे, और सारे पहले पॉइंट जितने भी हमारे बिंदु हैं इसको हम अपने ग्राफ पेपर में रखेंगे, इनके मानों को व्यवस्थित करेंगे, और इसके बाद मैं 2 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाऊंगा जो हमारे किस में होंगे बेटा? दशमलव में होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में दशमलव वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। और मैंने मोस्टली देखा है बच्चे क्या करते हैं, बस ये पार्ट पढ़ा और चले गए। एग्ज़ाम में बेटा कुछ नहीं हो पाएगा फिर आपसे। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे। अब बिंदु रखेंगे -2,4, एक्स पर 1 2, यहाँ से 1 2, -2 पर आगे, और फिर 4, 1 2 3 4, 1
2 3 4, कुछ ये बिंदु होगा और इस बिंदु का नाम बोल देंगे -2, 4। आपको हमेशा डार्क लाइन किनारों पे 1 2 फिर ऐसे 3 डार्क लाइन के जहाँ पे लाइन मिल रही होंगी आपस में इस टाइप से, हमेशा इनके किनारों पे चलना है। यहाँ से 1 2 3 4, इतना आपने सीखा भी होगा बेटा, पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। मैं चाहता हूँ वो भी करें, उनको भी दिक्कत ना हो। अब पूरा ग्राफ पेपर बनाने में तो यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं पूरा ग्राफ पेपर से बनाने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको हमें ऐसे ही समझना पड़ेगा। ऐसे देखिए मैं 3 -1, क्या 3 -1, पहले x पर मूल बिंदु स्टार्ट करेंगे, प्लस है तो सीधे हाथ पर 1 2 3 और फिर बेटा -1, माइनस नीचे होता है -1, ये होगा बेटा हमारा बिंदु 3, -1, -1, 0। x पर पहले -1 फिर 0 चलना ही होता है, यानी वो x अक्ष पर ही हुए, इसी बिंदु को बोल देंगे -1, 0। ये बिंदु A, ये बिंदु B और ये बिंदु C। समझेंगे आगे। 1, 2, x पर चलना है 1 और y पर 1 2, कुछ यहाँ बिंदु होगा, इस बिंदु को बोल देंगे D, 1, 2 और आखिरी बिंदु -3, -5, x पर -3, 1 2 3, -3 और y पर -5, 1 2 3 4 5, कुछ यहाँ होगा बिंदु E, -3, -5। यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने ग्राफ पर पढ़ना है अलग से। अब समझेंगे, माना यहाँ बिंदु होता, देखो हर बार मैं आपको इतना एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, जितना एनसीईआरटी की बुक में है आपका वही पढ़ाएंगे, लेकिन बेटा इसमें इतने बिंदु है ही नहीं। और जो मैंने अक्सर देखा है एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो आएगा पॉइंट्स में, आपका दशमलव में आएगा, तो दशमलव को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर होता है यहाँ पे 2-3 दशमलव क्वेश्चन तो हम कोई दिक्कत नहीं होती, पर यहाँ पे दशमलव का सिर्फ एक क्वेश्चन है और वो भी अच्छे समझने के लिए पहले इस बेसिक को समझना पड़ेगा। अब समझेंगे बेटा, यहाँ समझेंगे। मैंने एक अपने आप से पॉइंट ले लिया, कौन सा, 2.5, 2.5, 3.5। अब 2.5, 3.5 को कैसे दर्शाएंगे, या 3.1 काम करेंगे 2 लेके, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। 3.2, देखो समझेंगे इस बात को। 2.5 पहले, अब यहाँ लिख देता हूँ 2.5, 3.2 कैसे दर्शाएंगे। पहले आएंगे बेटा 2 तक, x पर है ना 2, ये पहला x दूसरा y, तो x पर 2.5, पहले 2 पर आएंगे 1 2, फिर दशमलव में 5 कह रहा है। दशमलव में 5 का मतलब है जो मिलीमीटर चलना है इसको, 1 2 3 4 5, बीच में होता है ना 1 2 3 4। अभी बताया बेटा ये हिस्सा मैंने, तो यहाँ से जैसे 2 पर आगे, इसको मैं अगर 2 बोलता हूँ, हम 2 पर आगे, तो 2 के बाद 5वां हिस्सा 1 2 3 4 5, इन दोनों के बिल्कुल बीच में ये होगा पॉइंट 2.5 का, ये पॉइंट होगा 2.5 का, तो इस लाइन को बोलेंगे 2.5। ये लाइन होगी हमारी 2.5 की। समझ में आया होगा सभी को। ऐसे ही 3.2, अब इसी लाइन पर ऊपर 1 2 3, सर 3 तक तो हम आगे, पर 3 तक नहीं आना, 3.2। अब मान लिया ये पॉइंट 3 था और यहाँ कोई 4 होगा, मैं इस हिस्से को बड़ा करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो 3.1.2 ये बिंदु होगा बेटा 3.2, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ कुछ ये पॉइंट होगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 और 2, ठीक है। दूसरा हिस्सा, तो इसको इस बिंदु को बोलूँगा मैं 2.5 और 3.2। जिस बच्चे को ये समझ में आया बहुत ही अच्छी बात है। दशमलव वाले बिंदु को अपने आप से मानना है और करके देखना है। जब हमारा कोर्स हो जाएगा तो मैं कुछ प्रश्न अलग से एक्स्ट्रा PDF के रूप में YouTube पे डलवा दूंगा बेटा। एक बार यहाँ समझेंगे पहले, क्या ये पॉइंट समझ में आया? अगर जिस बच्चे को ये पॉइंट समझ में आया, जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, उसका तीसरा भाग समझ में आ जाएगा।
तीसरे भाग में दोबारा फिर देखेंगे इस बात को। तो दशमलव वाले में यानी हमने एक बात समझी कि सर जब दशमलव वाले बिंदु आएंगे तो पहला बिंदु दशमलव से पहले जो मान है, जो पूर्ण संख्या है, उसको तो हम सिंपल ही लिख देंगे 1 2। लेकिन जब दशमलव की बारी आएगी तो जो छोटे हिस्से हैं इसके 10 हिस्से, 10 मिलीमीटर वाले जो छोटे हिस्से हैं, जितना चलना है उतना चलेंगे। 5 चलना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर 2 चलना है तो 1 2, अगर 4 चलना है तो 1 2 3 4। यानी जो भी बिंदु चलना है दशमलव के बाद वो हम कहाँ चलेंगे बेटा? दशमलव के बाद कहाँ चलेंगे बेटा? सर दशमलव के बाद मिलीमीटर में चलेंगे। ये सेंटीमीटर होंगे, इसको भी सीएम बोलूँगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और जो बीच वाले होंगे वो होंगे मिलीमीटर। तो दशमलव से पहले सेंटीमीटर होंगे, दशमलव के बाद मिलीमीटर होंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न करते हैं बेटा अपना आगे। अभी कुछ बच्चे ज़रूर होंगे ऐसे जिनके माइंड में, जिनके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो जब हमारे एनसीईआरटी में है। बेटा जब आप प्रश्न करोगे ना तब समझ में आएगा आपको। अभी प्रश्न नहीं किए, समझ नहीं आ रहा है। जब मैं आपको सारणी पढ़ाऊँगा, अभी इसके बाद चैप्टर नंबर 14 सारणी भी आपका आएगा, जिसमें आपको माध्यिका, माध्यक और फिर ग्राफ बनाने होंगे। ठीक है ना, वहाँ पे बार ग्राफ होंगे। तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी अगर ये नहीं सीखा। बेसिक ज़रूरी है बेटा, आपका बेसिक ज़रूरी है। वहाँ पर ऐसे पॉइंट्स आएंगे और वहाँ अगर दोबारा समझाऊंगा मैं तो वो समझ नहीं आने वाला। फिर आप पॉइंट्स को ही देखोगे, आप माध्यिका और माध्यक को नहीं समझ पाओगे। ठीक है बेटा, तो जितना ग्राफ में होना चाहिए उतना मैं ज़रूर कराता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 2। बेटा ये प्रश्न आसान है। देखो एक बात ध्यान रखना, मेरे सर थे वो बहुत ही अलग बात कहते थे, बहुत ही अजीब बात, कि तैरने वाले ही डूबते हैं। अब बच्चों के माइंड में क्या, सर तैरने वाले ही डूबते हैं, तैरने वाला तैर के निकल जाएगा। उनका पॉइंट बड़ा अलग था बोलने का। कहते थे कि तैरने वाले ही डूबते हैं क्योंकि जो तैरना जानते नहीं वो पानी में जाएंगे नहीं, वो दूर रहेंगे। और जो तैरना जानते हैं पर ठीक से नहीं जानते, यानी अधूरा जानते हैं, वही डूबेंगे। इसका मतलब ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस में, अपने घमंड में कि मुझे सारा आता है, बिना तैयारी किए मत जाना। हर बात आपको पता होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी में ऐसे जितने प्रश्न होंगे जिसमें ज़्यादा नहीं दे रखा है, बहुत कम दे रखा है, तो उसमें हम 2-3 प्रश्न अलग करा देंगे उस चैप्टर को, उस अध्याय को क्लियर करने के लिए। ठीक है बेटा, पूरी परफेक्ट नॉलेज मिलेगी आपको, आप निश्चिंत रहेंगे। यहाँ देखो बेटा, हाँ बीच में कुछ गैपिंग हो गई थी हमारी। बेटा देखो मैं भी दिन भर बिजी रहता हूँ, फुल डे पढ़ना पढ़ाना, तो कुछ दिनों से नहीं इतना हो पा रहा, टाइम मिल पा रहा था। मैं अपनी भी गलती मानता हूँ इसमें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल भी गैप ना हो आपका। यहाँ समझेंगे बेटा इस सारणी को। ऐसे क्वेश्चनों में अधिकतर बच्चों को दिक्कत आती है। और ये क्वेश्चन कुछ नहीं है बेटा, देखो x, y -2,8 -1,7 0, -1.25 1,3 और 3,-1 समझेंगे बेटा इस बात को समझेंगे। थोड़ा रफ कर देते हैं इसको समझाने के लिए और दोबारा बनाएंगे, गैप को थोड़ा छोटा लेंगे। ठीक है, 0। अब यहाँ ध्यान देंगे बेटा, देखो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम, इन बिंदुओं को बेटा दर्शाना है, आलेख पर दर्शाना है। समझेंगे आप, दर्शाना है ना। बिंदुओं को लिखा है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को आलेखित कीजिए। यानी आलेखित करने का मतलब है दर्शाना कि बिंदु कहाँ पर आएंगे। अब देखो आपको इस सारणी को देख के बड़ी दिक्कत हो रही होगी, पर देखो पहला मान x का, दूसरा y का, तो पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y का मतलब क्या है, -2 पहला है और दूसरा 8 है, पहला -1 है दूसरा 7 है। समझ में आ गया होगा आपको। मतलब बिंदुओं का क्रम
पहले आपका क्षैतिज था, अब ऊर्ध्वाधर हो गया, बात वही है। ऐसे ही अगर तीसरा बिंदु देखूँ, पहला 0 और दूसरा -1.25। अब देखो आया नहीं पॉइंट में। अभी इस पॉइंट को समझने के लिए आपको प्रॉब्लम हो जाती है, पर जब हमने ये समझ लिया है इसके बाद अब दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है बेटा, चौथा है 1,3 और पांचवा है बेटा 3,-1। जैसे हमने पहले किया वैसे करेंगे। देखो x का मान कहाँ जा रहा है बेटा, सबसे छोटा है बेटा -2 और सबसे बड़ा है 3, तो x तो हम 3 तक ही बहुत है, 1 2 3 और यहाँ से -1 -2 तक ही बहुत है। चाहो तो आप पूरा लिख लो, मैं कभी पूरा नहीं लिखता, मैं इतना ही लिखता हूँ जितना ज़रूरी है। मैंने देख लिया x का सबसे छोटा मान 3 आ रहा है और सबसे बड़ा मान 3 और सबसे छोटा मान 8 वो -2। लेकिन अगर y की बात करें, y का सबसे बड़ा मान कौन सा है बेटा 8 और सबसे छोटा मान -1.25। अब -1.25 तो लिखने से बेटर है -2 तक लिखे, बता रहा हूँ बेटा -2 तक। तो यानी सबसे बड़ा मान 8 तक, 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा y अक्ष हो जाएगा। और ऐसे नीचे -1 -2 और -2 तक बहुत है, चाहो तो 3 तक लिख लो, यहाँ भी -3 तक लिख लेंगे ताकि बराबर सा हो जाए। समझ में आया? और ये कहाँ लिखने हैं बिंदु कहाँ लिखने हैं, हर जो हमारा वर्ग है बॉक्स छोटा सा आएगा उसके किनारे पर, जहाँ पे लाइन 2 काटती होंगी, 1 2 3। समझ में आया होगा? अब देखो पहला बिंदु -2,8 x पर -2 -1 -2 और फिर 8 ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ यहाँ बिंदु आएगा -2,8। इस बिंदु को बोल देंगे हम बिंदु A। अगला देखेंगे -1,7 x पर -1 और y पर 7, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ यहाँ बिंदु आएगा बेटा, इस बिंदु को B बोल देंगे -1,7। तीसरा पार्ट बाद में करेंगे बेटा, पहले यहाँ देखो 1,3 x पर 1 और y पर 1 2 3। यहाँ तक तो समझ में सभी को आ रहे होंगे, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। आप याद रखना, आपकी पूरी बुक में जो सबसे आसान अध्याय है वो यही है, तीसरा अध्याय सबसे आसान। जिस बच्चे को इसमें भी दिक्कत हो रही है ना, उसको तो फिर आगे भी प्रॉब्लम होनी है, तो इसलिए प्लीज़ प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना ज़्यादा करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। और मैं तो बेटा अपने आप से एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ इसमें पॉइंट, क्योंकि बहुत कम दे रखा है। और बेटा ई पॉइंट होगा 3,-1, x पर 3 1 2 3 और y पर -1, माइनस नीचे आएगा -1, कुछ यहाँ पे ये ई बिंदु होगा 3,-1। समझ में सभी को आ गया होगा। अब हम तीसरा भाग कैसे करें? देखो x पर 0 है, x पर 0 का मतलब तो है x पर चलना ही नहीं है। y पर है -1.25, देखो 0,-1.25, x पर चलना ही नहीं है कि 0 है, 0 का मतलब नहीं, चलना नहीं है। और y पर कितना है -1.25, माइनस नीचे आएगा ऊपर आएगा, नीचे आएगा -1 तक आ गए। अब तो कैसे बढ़ेंगे हम, लिखा है मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसको, -1.25, पहले आएंगे -1 तक, सर -1 आगे। पॉइंट के बाद जब आएगी अगली संख्या, अगली डिजिट आएगी जो आपकी, पॉइंट के बाद जो आपका अगला अंक आएगा वो कितना है 2। तो 2 बेटा कैसे चलेंगे, अगर मान लिया हम नीचे चल रहे हैं, ये हमारा -1 हो गया और ये हमारा -2 हो गया, तो -1 के बाद 1 और 2 ये मिलीमीटर्स में होगा, तो यहाँ 10 भाग होंगे, 1 2 3 4, फिर बड़ा भाग 1 2 3 4। समझेंगे कहाँ तक बेटा, -2 तक, 1 2 -2 आगे। और फिर उसके बाद 5, अगर सीधा 5 होता बेटा -1.5 होता तो बिल्कुल बीच में आया था, लेकिन यहाँ है -1.25, तो पहले -1 से 2 तक आएगा और फिर 0.5, उसके बाद अगला 5 का मतलब बिल्कुल आधा, तो ये -2 और -3, -1.2 और -1.3 के बिल्कुल बीच में पॉइंट आएगा। दोबारा फिर समझेंगे, -1 के बाद 1 स्थान छोड़ेंगे, 2 स्थान छोड़ेंगे और 2 और 3 के बिल्कुल बीच में पॉइंट आएगा। ठीक है बेटा, यानी ये
-1.2 और -1.3 के बिल्कुल बीच में आएगा। तो इसी पॉइंट को हम लिख देंगे क्या बेटा, सी पॉइंट, 0, -1.25। उत्तर। प्रश्नावली 3.3 भी हमारी समाप्त हो गई। सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। जिसको प्रॉब्लम हुई है थोड़ी सी, मुझे लगता नहीं कोई बच्चा होगा, कोई एक ही होगा 100 में से जिसको प्रॉब्लम हुई होगी, वो बच्चा दोबारा से एक बार और देखे इस प्रश्न को और वो क्लियर हो जाएगा। रफ करते हैं बेटा। तो इसी प्रकार से दशमलव वाले हमें अंक करने हैं। हर बार जब एक स्थान बढ़ोगे तो वो और छोटा होता रहेगा। पहले बड़ी बड़ी इकाइयों में, फिर दशमलव में एक स्थान बढ़ा, फिर छोटी छोटी इकाइयों में फिर और स्थान बढ़ा, फिर और उसके अंदर, उसके मध्य में। सबसे आसान तरीका बेटा इसका यही था समझने का। अब आई जो प्रश्नावली इस विद्यालयों में कभी नहीं आती, पर हमें सीखना जरूरी है बेटा, हमें क्योंकि अगर एनसीईआरटी में है तो कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। प्रश्नावली 3.1, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं पहले वो जानते हैं मेरा पैटर्न क्या है, बेसिक से बिल्कुल। पहले आसान, थोड़ा फिर उससे ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, और सबसे लास्ट में हम हमेशा वही करते हैं जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि 3.1 खास नहीं है, कभी नहीं पूछी आती, तो इसीलिए 3.1 को लास्ट में। पर क्या पता किसी के स्कूल में आ जाए, कोई टीचर दे दे, तो कुछ नहीं कह सकते बेटा। प्रश्नावली 3.1 पहला है, एक अन्य व्यक्ति जो को आप अपने मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार दर्शाएंगे। यानी एक टेबल है जिस पे एक लैंप रखा है, तो आप कैसे बताएंगे किसी दूसरे को कि ये टेबल लैंप कहाँ रखा है। जैसे मैंने मान लिया बेटा ये हमारी टेबल होगी, ये हमारी मेज होगी। क्या होगी ये हमारी मेज, टेबल मतलब मेज। और इस मेज पर समझेंगे बेटा, इस मेज पर कोई लैंप इस बिंदु पर रखा है, ये रखा है लैंप, मैंने मान लिया लैंप रखा है। अब कैसे, जहाँ से शुरू करते हैं बेटा उसे हम ओ लेते हैं, यानी 0 लेते हैं, और 0 से 1 2 3 कोई बिंदु होगा, ऐसे 0 से 1 2 3 4। अब समझेंगे ये बिंदु कौन सा होगा, यहाँ से तो होगा बेटा x पर 3 और y पर कितना होगा 4। अभी सीखा है हमने, अभी सीखा है, तो x पर कितना होगा 3, y पर 4। यानी हम इसको x अक्ष और y अक्ष के अनुसार समझा सकते हैं। ये बना के नहीं दिखाना है आपको, मैंने समझाया है सिर्फ, क्योंकि आप मान को नहीं ले सकते। हमें नहीं पता कि बिंदु कितने मान पर होगा, बिंदु का x और y भाग कितना होगा, हमें नहीं पता। तो हम डायरेक्ट क्या मान लेंगे, माना ये लैंप है, तो मैंने माना कि इसकी x की दूरी कितनी है बेटा, x है, और y की दूरी कितनी है बेटा, y है। तो बिंदु क्या बन जाएगा, x, y। यानी जो आपका लैंप रखा होगा वो किस पे रखा होगा, क्षैतिज से x दूरी पर और ऊर्ध्वाधर में y दूरी पर। क्षैतिज से x दूरी पर, ऊर्ध्वाधर में y दूरी पर। क्योंकि इसका कोई मान नहीं है x और y में, इसलिए प्रश्न कटवाई देते हैं। समझ में सभी को आया होगा। इसका मतलब जो मैं अपने लैंप को दर्शाने का तरीका बताऊंगा वो कार्तीय तल में बताऊंगा, जिसमें x क्षैतिज को मैं x अक्ष और ऊर्ध्वाधर को y अक्ष मानूंगा। तो यह मान लेंगे, माना टेबल की एक भुजा, माना टेबल की एक भुजा x अक्ष व दूसरी भुजा क्या होती है बेटा, भुजा आपने वर्ग में पढ़ा होगा, जो इसकी दूरी होती है इनको भुजा बोलते हैं। ये L भुजा, ये B भुजा, बोला पढ़ा होगा ना आपने, लंबाई चौड़ाई, इनको भुजा ही बोलते हैं। x अक्ष व दूसरी भुजा y अक्ष है, तब लैंप की
स्थिति क्या होगी बेटा, x और y के रूप में होगी। पीछे आंसर क्या दे रखा है, किस फॉर्म में दे रखा है मुझे नहीं पता, ठीक है ना, पर इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो ये होगी। इसको हम इस रूप में ही व्यक्त करेंगे। आसान लगा होगा सभी को। अगला बेटा, अगला प्रश्न है बहुत बड़ा और है कुछ नहीं, तो अगला प्रश्न करने के लिए पहले पहला प्रश्न को रफ कर देते हैं। नोट करेंगे बेटा सभी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए, समझेंगे यहाँ पे। दूसरा प्रश्न, सड़क योजना। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। अब देखो दो मुख्य सड़कें हैं बेटा, एक सड़क ये होगी और एक सड़क ये होगी, जो कि कहाँ पे मिल रही है बेटा, केंद्र पर। इसको हमने क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। पढ़ा होगा बेटा आपने ऐसा, मूल बिंदु जो केंद्र पर मिल रही हैं, केंद्र को हमने मूल बिंदु मान लिया। ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। देखो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपने पढ़ा होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लिखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि पहले समझा रहा हूँ सिर्फ मैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। देखो इन्होंने कहा इन दोनों सड़कों के समांतर है। समांतर क्या होती है, जो रेखा साथ साथ चलती है। जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं, जिस दिशा में पहली पटरी जा रही है उसी दिशा में दूसरी, और उनकी दूरी हमेशा समान रहेगी। माना इसकी दूरी 5 मीटर है तो यहाँ भी 5 रहेगी, यहाँ भी 5। वो आपस में परस्पर कभी नहीं मिलती। दो रेखाएं अगर समान चलती रहेंगी तो वो रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती, और ऐसी रेखाओं को ही बोलते हैं बेटा हम समांतर रेखाएं। तो यहाँ पे समांतर रेखा कैसी होंगी, 1 2 3 4, 4 मान लेते हैं। यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। यानी हम इसे डार्क करते बीच वाली को, ताकि दिखे हमारी मुख्य रेखा कौन सी है। ये हमारी मुख्य रेखा है, ये हमारा x अक्ष मान लेंगे और इसे हम y अक्ष मान लेंगे अपना। समझ में आया होगा बेटा। और इसने कहा सभी की दूरी कितनी है, 200 मीटर है। 200 मीटर 200 मीटर 200, तो 200 मीटर का मतलब क्या होगा, एक जो इकाई है, अभी समझाया था मैंने आपको, एक इकाई कितनी है बेटा, 200 मीटर की है। यानी ये 0 से 1 2 3 4, 1 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, और यहाँ -1 -2 -3, ये बिंदु और -4। यानी अगर जो एक इकाई है बेटा आपकी वो कितनी है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, एक इकाई है 200 मीटर की। अब आप खुद देख लो, अगर ये प्रश्न मैं आपको पहले कराया था, प्रश्नावली 3.1 को पहले, तो कुछ समझ नहीं आता आपको, और ये जो प्रश्नावली, ये जो अध्याय कठिन लगता, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में कराया हमेशा। अब पढ़ेंगे आगे। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। कितनी सड़कें हैं, 5। एक बेटा 5 है तो 5 बना लेंगे, यहाँ 5, एक और जोड़ लेते हैं, यहाँ भी 5, ठीक है बेटा, यहाँ भी 5 जोड़ देते हैं, ये -5, और यहाँ भी 5 ही जोड़ देते हैं, -5। 5 कह रहा है, 5 सड़कें हैं, हर एक 200 मीटर की दूरी पर है। पैमाने में नोटबुक में लिख लीजिए, और इसका एक मॉडल बनाइए। क्या हमने मॉडल को निरूपित कर दिया बेटा, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। हर सड़क को एक रेखा से, ऐसा नहीं गैप, ये गैप सड़क नहीं है बेटा, ये एक लाइन है, एक रेखा है, सड़क है। ये पहली सड़क, ये दूसरी सड़क, ये तीसरी सड़क, ये 5 सड़कें हैं, इधर भी 5, इधर भी 5, ऊपर 5, नीचे 5, हर दिशा में 5 है। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई उनके क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। बिल्कुल है सर चौराहे। अगर मैं इसको बोलूँ तो चौराहा है, इधर भी जा रही है सड़क, इधर भी इसके 4 मुख हैं, हर रेखा के 4 मुख हैं, तो सब पे चौराहे हैं बेटा। क्या पूछा है इसने, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में आती है और दूसरी पूर्व पश्चिम में। पता है सर, उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में, सभी में इसमें ही है। यदि दूसरी सड़क उत्तर में जाती है तो 5वीं सड़क पूर्व दिशा में जाती है, ये क्रॉसिंग पर मिलती है, तब हमें क्रॉस स्ट्रीट पर 2,5 कहेंगे। इस परंपरा से ये ज्ञात करते हैं।
इसने कहा कि अगर पहली सड़क 2 दूसरी पर जाती है और दूसरी 5 ही पर जाती है तो 2,5 यहाँ से 1 2 और 1 2 3 4 5, क्या ये बिंदु होगा नहीं 2,5? इस बिंदु को बोलेंगे 2,5। मैं देखता हूँ बेटा दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दे रहा है, पूरा दिख रहा है यहाँ से। इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे बेटा सर 2,5। तो इस प्रकार से, तो इसने कहा कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 बिंदु माना जा सकता है। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट को, क्रॉस स्ट्रीट मतलब जो काटती हैं आपस में, 4,3। अब बेटा 4,3 क्या है? पहली बात तो हमें मॉडल बनाने की जरूरत नहीं थी, पर इसमें कहा था बनाने के लिए बनाया आपने। क्वेश्चन में कहा है पहला पार्ट 4,3, 4,3 को कितनी बार कहा जा सकता है? ये क्या है? क्या बिंदु नहीं है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ये क्या है? क्या ये बिंदु नहीं है? और बिंदु एक आरेख में एक ही होता है, फिक्स है, अलग है बिल्कुल। बताया था रेखाओं पे तो बहुत सारे बिंदु होते हैं, पर जो बिंदु है वो एक ही होता है। तो 4 और 3, क्या ये केवल एकल बिंदु होगा? नहीं होगा। तो हम कितनी रेखाएं कहेंगे? केवल एक। कितने बिंदु ऐसे? केवल एक। ऐसे क्रॉस स्ट्रीट वाले जो 4,3 से आएंगे वो ऐसा सिर्फ एक ही होगा। इसी प्रकार से कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है? क्रॉस स्ट्रीट का मतलब चौराहा है बेटा। कितना चौराहा है? 3 और 4, यहाँ से 3 और यहाँ से 4। ये भी कितना है? ये भी एक ही है। समझ में आ गया होगा आपको सभी को। क्या बोला है इसने कि 4,3 और 3,4 के कितनी क्रॉस स्ट्रीट हैं? क्रॉस स्ट्रीट में जो आपस में काट रही हैं। जब आपस में काटेंगी, जब दो रेखाएं एक सड़क ये आपस में काटेंगी तो चौराहे कितने बनेंगे बेटा? एक ही बनेगा, यानी बिंदु एक ही होगा। ये तो हमें पता भी था। अगर आप इसको ना भी बनाओ तब भी आपको पता है कि दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काटती हैं तो चौराहा एक होगा, मतलब क्रॉस स्ट्रीट एक होगा। तो इसमें भी उत्तर क्या होगा? एक, और इसमें उत्तर क्या होगा? एक। समझ में आ गया होगा। तो पहले का उत्तर क्या है? आंसर क्या है बेटा पहले का? केवल एक केवल एक क्रॉस स्ट्रीट। और यहाँ भी दूसरा उत्तर क्या होगा बेटा? केवल एक क्रॉस स्ट्रीट, और मैंने बना के दिखा दिया। तो बिल्कुल यूजलेस प्रश्न है, बिल्कुल यूजलेस क्वेश्चन है। ओके बेटा, आज के लिए